नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान मुंबई। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, मुख्य सचिव से मांगी सर्च कमेटी गठन की रिपोर्ट। 16 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बदलेगी दर्शन की व्यवस्था। लाइन में नहीं खड़े होंगे बुजुर्ग और दिव्यांगजन। बीकेटीसी ने तैयार की एसओपी। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेसियों ने फूका सरकार का पुतला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग। और देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल का बड़ा एक्शन। 96 होमस्टे के पंजीकरण किए निरस्त। नियमों का पालन न होने पर की कार्रवाई। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने उत्तरकाशी के विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं को एक सशक्त वर्क फोर्स के रूप में प्रोत्साहित करने और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन ने नई ऊर्जा भरने की तैयारी में जुट चुकी है, जिसकी शुरुआत पार्टी ने हर जिला स्तर पर महाअभियान चलाकर शुरू कर दी है, ताकि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी जीत की राह को और आसान बना सके। इतना नहीं, इस महाअभियान की रिपोर्ट सिर्फ प्रदेश स्तर तक ही नहीं सीमित रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उत्तराखंड दौरे के दौरान इस रिपोर्ट कार्ड का फीडबैक लेने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का शुरू हुआ जिला स्तर पर महाअभियान। क्या पार्टी की चुनावी राह होगी आसान? कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। मुख्य वक्ता कार्यकर्ता का करेंगे मार्गदर्शन। उत्तराखंड में बीजेपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक सशक्तिकरण, बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया और मीडिया प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लैंसडाउन स्थित पालकोट में पार्टी का 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के इतिहास और विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रदर्शनी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाया गया। वहीं से लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना के अनुरूप काम करता है और जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जिनकी ओर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे 5 साल काम करता है, संगठन के लिहाज से भी और जनता के बीच में अपने राज्य की या केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने के लिहाज से भी। और हमारी जो हर 3 साल में जो एक नई कार्यकारिणी बनती है, उसको लेकर के हम तमाम हमारे प्रशिक्षण भी होते हैं, चाहे उसमें बूथ स्तर के हमारे प्रशिक्षण हो, हमारे पन्ना प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो और चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, सबका प्रशिक्षण होता है। पार्टी की हमारी कैसी संरचना है, कैसी कार्यशैली है, हम कैसे काम करेंगे, कैसे आने वाले चुनाव में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी भूमिका को जो है करेगा, इसको लेकर के तमाम हमारे प्रशिक्षण चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यहाँ पर उत्तराखंड में आने का जो है कार्यक्रम था, दौरा था उनका, जो आने वाले समय में अभी होगा, जल्दी आपको डेट पता चल जाएगी। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हों या बूथ स्तर के, पन्ना प्रमुख से लेकर के तमाम सभी कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद भी होगा और तमाम जो हमारी कार्यकारिणी बनी है, हमारी कार्यशैली को लेकर के, इन सारी चीज़ों को जो हमारी क्या मजबूती होगी संगठन के लिहाज से, हम आने वाले समय में चुनाव में अपनी किस तरीके की हमारी भूमिका होगी, इसको लेकर भी उनके साथ में संवाद होगा। हालांकि आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इस रणनीति को तैयार कर लिया है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी जीत की हैट्रिक आसानी से लगा सके। वहीं पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मई महीने के अंत तक उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान विभिन्न बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की तैयारी और रिपोर्ट कार्ड का फीडबैक भी ले सकते हैं।
जो भी हमारे चाहे प्रशिक्षण से संबंधित हो या अन्य कार्यों से संबंधित हो, जितनी भी पार्टी की हमारी गतिविधियां होती है, हमारे प्रदेश लेवल पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो महामंत्री जी हैं उनके पास हमारे जिलों का रिपोर्ट कार्ड पहुंचता है, मंडल का रिपोर्ट कार्ड पहुंचता है, बूथ पन्ना प्रमुखों तक का रिपोर्ट कार्ड वो पहुंचता है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे अध्यक्ष जी या हमारे महामंत्री जी वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं और कार्यकर्ताओं को भी जो है इसी के साथ इसके निमित्त उनसे वार्ता करते हैं और उनके साथ बैठ करके आगे की गतिविधियां, आगे के जो हमारे कार्यक्रम है संगठन के परिप्रेक्ष्य में उसको हम करते हैं। तो जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, चाहे वो जिले का हो या मंडल का हो, तमाम सभी हमारे प्रदेश के जितने भी मंडल होंगे सबका रिपोर्ट कार्ड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखा जाएगा। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री जी उस रिपोर्ट कार्ड को रखेंगे और तमाम जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं वो उनके साथ में रहेंगे और उनसे आगे का मार्गदर्शन लेने का काम करेंगे। 2027 में सत्ता में फिर से वापसी करने के लिए बीजेपी इस समय हर वो रणनीति बनाकर विभिन्न अभियान चला रही है जिससे पार्टी की जीत की राह आसान होगी। इसीलिए अब पार्टी ने जिला संगठन को हर मोर्चे पर मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जमीनी अनुभव का प्रशिक्षण देने के लिए अभियान की शुरुआत की है ताकि 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास रच सके। लेकिन इन तमाम रणनीतियों के बाद क्या वाकई बीजेपी की जीत की राह इतनी आसान हो जाएगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने नो व्हीकल डे को लेकर प्रदेश के जिला अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि अधिकारियों से आवागमन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग का अनुरोध किया गया है। साथ ही ईंधन की खपत कम करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जल्द से जल्द 10 से 15 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रूप से आवागमन के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मेजर ये है, तो एक दिन हम लोगों ने अनुरोध किया है कि किस तरह से अधिकारी और इवन आम लोग जैसे एक नो व्हीकल्स डे हम लोग कोशिश करेंगे। उसके लिए जिलाधिकारियों को भी हमने कहा है कि नो व्हीकल्स डे किया जाए जिसमें कि लोग मतलब साइकिल से या अन्य वैकल्पिक साधन से वो अपनी ऑफिस जा सके या बाकी और कहीं जाना है, मार्केट में जाना है तो या कहीं और जाना है उसके लिए करें। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मानकों के विपरीत संचालित हो रहे 96 होम स्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। ऑपरेशन सफाई के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पहले चरण में 17 और दूसरे चरण में 79 अवैध होम स्टे का पंजीकरण निरस्त किया गया। बता दें कि कई होम स्टे में रात भर नियमों के खिलाफ बार संचालन और लाउड डीजे बजता था, तो वहीं कई होम स्टे बिना अग्निशम उपकरण और फूड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। होम स्टेज निरस्त किए गए हैं। इनको टूरिज्म वेबसाइट से और जो हमारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी निरस्त किया जा रहा है और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो पंजीकरण हैं, वो सीज किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। हमारे टोटल होम स्टेज इस क्षेत्र में काफ़ी हैं, शहरी क्षेत्र में और हमारे सब सिटी एरियाज़ में। तो इन्हीं होम स्टे से ये सभी गतिविधियां की इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा। लालकुआं में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां विधायक मोहन सिंह बिष्ट और अधिकारियों ने जन समस्याओं को सुना। इस मौके पर 35 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि भी वितरित की गई। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्पताल में उनको जो है इलाज के दौरान काफी धनराशि उनकी खर्च हो गई और जो पुत्री के विवाह इन दो में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से माननीय मुख्यमंत्री जो है उन लोगों की मदद की जाती है जो गरीब लोग हैं। तो उसी क्रम में आज लगभग हमारे पास 5 लाख रुपए की लागत के लगभग 150 चेक आज हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अभी तक 32 चेकों का 32 चेक का वितरण हम लोग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने पेट्रोल डीजल में बचत के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में सीएम समेत सभी मंत्रियों की फ्लीट में 50% की कटौती की गई है। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में एनडी तिवारी से लेकर मौजूदा सरकार तक में कब वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया गया और कब घटाया गया? इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी की अपील पर धामी का कदम, फ्लीट में 50% की कटौती।
उत्तराखंड में अब तक किसने बढ़ाई लग्जरी परंपरा, किसने कम किया वीआईपी कल्चर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल के कम खर्च करने की अपील की तो उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया। सीएम समेत सभी मंत्रियों की फ्लीट में 50% की कटौती कर दी गई, यानी कि वीआईपी कल्चर को कम किया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उत्तराखंड के इतिहास को यदि देखें तो प्रदेश में जब जब सरकारें बदली तब वीआईपी कल्चर में बदलाव किया गया। किसी सरकार ने वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया तो किसी ने लग्जरी परंपरा को घटाया। साल 2002 से लेकर अब तक की मौजूदा सरकार पर यदि नजर डालें तो कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार में वीआईपी कल्चर पारंपरिक था। लाल बत्ती, भारी सुरक्षा, बड़े काफिले, सादगी और पारंपरिक वीआईपी प्रोटोकॉल मेंटेन रखा गया। साल 2007 से 2012 बीजेपी की सरकार का कार्यकाल रहा। भुवन चंद्र खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक का दौर आया। उनके कार्यकाल में वीआईपी कल्चर पर थोड़ी लगाम लगी। लाल बत्ती हटाने की मांग सबसे पहले यहीं से उठी थी। साल 2012 से 2017 कांग्रेस सरकार का कार्यकाल रहा। विजय बहुगुणा और हरीश रावत का दौर आया। बहुगुणा और हरीश रावत के समय वीआईपी कल्चर अपने पीक पर था। बड़े काफिले, रोड ब्लॉक, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आम हो गया। हरीश रावत ने 2016 में उत्तराखंड रत्न सम्मान शुरू किया था, जो वीआईपी सम्मान संस्कृति का हिस्सा बना। इस दौरान जनता में नाराजगी भी बढ़ी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और नेताओं की चमक धमक का अंतर साफ दिखता था। साल 2017 से 2022 में बीजेपी की सरकार का कार्यकाल रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीआईपी कल्चर कम करने की कोशिश की। मंत्रियों के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल पर रोक और सादगी का संदेश दिया। पुष्कर सिंह धामी के समय वीआईपी कल्चर में डिस्प्ले कम हुआ। वहीं अब वैश्विक संकट के दौर में पीएम मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने काफिले में 50% की कटौती कर दी है। सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में 50% गाड़ियां कम कर दी गई। सीएम धामी की फ्लीट में जहां पहले 9 गाड़ियां चलती थी, इसे सीमित करते हुए सिर्फ 5 गाड़ियां चलेंगी। दरअसल पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की और इस पर सबसे पहले पीएम मोदी ने अमल किया। अपनी फ्लीट में गाड़ियों की संख्या सिर्फ 2 रखी और वीआईपी कल्चर से दूर देश हित में उन्होंने फैसला लिया, जिस पर अब उत्तराखंड की धार्मिक सरकार भी अमल कर रही है। बीते 48 घंटे में लगातार 4 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनसे आम जनता को बड़ा झटका दिया है। सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध, इन सब के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आम जनता पर महंगाई की ऐसी मार है जिससे वो संभल नहीं पा रही है। मिडिल क्लास वालों के लिए मानिए पूरा बजट ही बिगड़ गया। रिपोर्ट देखिए। आम जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार। 48 घंटे में महंगाई बढ़ी लगातार। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी। दूध पीना भी हुआ महंगा। अब क्या करेगी आम जनता? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। लोगों का यही हाल हो गया है भैया। पॉकेट भरती नहीं कि खाली होने के लिए तैयार। हर रोज महंगाई की ऐसी मार जिसे आम जनता कैसे झेलेगी सरकार। पिछले 48 घंटे के भीतर ऐसी चीजों के दाम बढ़ाए गए जिससे सीधा असर लोगों की बजट पर पड़ने वाला है। सोना, चांदी, दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने से महंगाई का दबाव हर तरफ महसूस किया जा रहा है। आज से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। बता दें कि इससे पहले सोने चांदी के दाम बढ़ाए गए थे। फिर महंगाई का दूसरा वार दूध पर हुआ। अमूल और मदर डेयरी दोनों ने अपने पैकेट वाले दूध की कीमत बढ़ा दी। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया तो मदर डेयरी ने भी 2 रुपए बढ़ा दिए। और अब पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। क्या कहें, सरकार जैसे करेगी क्या कर सकती है, तब उसके अपने डिस्क्रिप्शन से जो भी है क्या करें। आज देखो हालात ऐसे हैं कि मतलब हर जगह परेशान है। पाकिस्तान में देखो पेट्रोल का क्या रेट है, लेकिन हमारे भारत में फिर भी बहुत सही है। सर मैं जोमेटो में काम करता हूँ। जो पहले एवरेज आ रहा था अब नहीं आ पा रहा है। वो तेल भी महंगा हो गया, ज़्यादा लग रहा है। इतनी इनकम नहीं हो रही मेरी। अब मैं दूसरे में काम करना चाहता हूँ।
हैरानी की बात तो ये है कि तेल कंपनियां यहीं नहीं रुकने वाली। जानकारी के मुताबिक वैश्विक संकट के दौर में तेल कंपनियां नुकसान झेल रही हैं। क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के कारण तेल कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। लेकिन तेल कंपनियों के मुताबिक उन्हें अभी भी नुकसान हो रहा है। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम 28 रुपए तक नहीं बढ़ा दिए जाते, तब तक उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। यानी कि मैसेज साफ है कि आम जनता को महंगाई का और झटका लगने वाला है। देखिए, क्रूड की मूवमेंट पे डिपेंड भी करेगा, स्थिति कैसे डेवलप होती है, क्रूड किस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। पर आप ये मान के चलिए कि देखिए, क्योंकि एपीएम डिसमेंटल हो चुका है, तो अब जो है प्राइसेस आर लिंक्ड टू द इंटरनेशनल प्राइसेस, तो ये एडजस्टमेंट्स मेरे ख्याल से अब हर 15 दिन में भी हो सकती हैं, प्लस माइनस। देश में 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, पहली बार मोदी सरकार सत्तासीन हुई, तब से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो 2014 देश में नई सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल कीमतें वैश्विक क्रूड के अनुसार धीरे धीरे घटी, लेकिन उतनी नहीं जितना कि क्रूड गिरा। पेट्रोल पर एक्साइज लगभग 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर से बढ़ोतरी शुरू हुई। साल 2015 से 2016 अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हुआ। केंद्र ने कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। साल 2017 पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। टैक्स ऊंचे स्तर पर बना रहा। 2018 में पेट्रोल डीजल में तेज महंगाई देखने को मिली। अक्टूबर 2018 में केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। कई राज्यों ने वैट घटा दिया। 2019 चुनाव के बाद कीमतों में फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला। टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। साल 2020 कोविड काल, क्रूड ऑयल ऐतिहासिक रूप से सस्ता हुआ, लेकिन खुदरा कीमतें उतनी नहीं घटी। मई 2020 में भारी एक्साइज वृद्धि हुई। पेट्रोल में 33 रुपए प्रति लीटर तो डीजल में 32 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई। साल 2021 में कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गए। एलपीजी भी महंगा हुआ। नवंबर 2021 में पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कटौती की गई। 2021 से 2022 में एलपीजी सिलेंडर लगातार महंगा हुआ। कई जगह पर 1000 के पार ये दाम पहुंचा। सब्सिडी काफी कम हुई। मई 2022 रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल महंगा हुआ। पेट्रोल पर 8 रुपए, डीजल पर 6 रुपए एक्साइज कटौती हुई। साल 2023 घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ। उज्ज्वला लाभार्थियों को अतिरिक्त राहत मिली। 2024 लोकसभा चुनाव साल में पेट्रोल डीजल कीमतों में सीमित बदलाव देखने को मिला। कीमतें लंबे समय तक स्थिर रखी गई। मार्च 2024 में पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कटौती की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ साथ जब जब देश में और प्रदेश में चुनाव हुए, पेट्रोल डीजल पर कंट्रोल उस तरह से ही देखने को मिला। अब आम जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन इस बार वजह वैश्विक संकट को बताया जा रहा है। वहीं दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला फूका। शहर के मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और बीजेपी सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया। नेताओं के बच्चे, कोई बीसीसीआई का चेयरमैन है, कोई बिहार में मंत्री बन रहा है और कोई एथेनॉल के पूरे देश का ठेका ले रखा है। और आम युवा के जो बच्चे हैं वो पेपर लीक की वजह से अपना भविष्य अंधकार में उनका हो गया है। आज जो नीट पेपर जो है वो लीक हुआ, उसके बारे में हमने आज मोदी सरकार का पुतला फूका। जो आज 2026 का जो ये नीट पेपर 22 लाख बच्चों का जो भविष्य जो है अंधकार में कर दिया है, उनके माँ बाप के भविष्य को अंधकार में कर दिया है और बच्चे जो है सुसाइड करने लगे हैं। और ये नीट पेपर 2017 में लीक हुआ, 2021 में लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ और 2026 में भी ये पेपर लीक हुआ। हरिद्वार में भी महंगाई और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद देश भर में महंगाई तेजी से बढ़ गई है, जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। प्रधान जी का पुतला दहन किया गया है।
धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिस तरह से लगातार नीट के एग्जाम के पेपर्स लीक होते चले जा रहे हैं, इसके लिए सीधा सीधा भाजपा सरकार जिम्मेदार है। ये नीट नहीं, नीलामी है और पूरी की पूरी भाजपा की कारस्तानी है। बीजेपी पूरी तरह से बहुत बड़ा रैकेट चला रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हरिद्वार के मजदूरों की सैलरी बढ़ोतरी की खबरों पर अब श्रम विभाग ने बड़ा बयान जारी किया है। उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल मजदूरी बढ़ाने का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने श्रमिकों से सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। साथ ही ओवर टाइम, बोनस या वेतन से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए श्रम कार्यालय में आने की बात कही है। श्रम विभाग की ओर से सभी श्रमिक भाइयों से अपील करता हूँ कि वर्तमान में सिडकुल क्षेत्र में काफ़ी अशांति चल रही है और काफ़ी मिसकम्युनिकेशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय राज्य सरकार द्वारा नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों में 13,018 वेतन है और इंजीनियरिंग उद्योग में 13,800 वेतन है। इसमें किसी प्रकार का भी केंद्र सरकार की ओर से कोई राजज्ञा या कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए कोई भी श्रमिक भाई, उनसे मेरी अपील है कि किसी भी तरह के बाहरी बहकावे में या किसी सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच ने पिछले दिनों परेड ग्राउंड में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडरीन ने कहा कि हमारे संघर्ष को दबाया जा रहा है और राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। नवल पुंडरीन ने कहा इस एक महीने में नर्सिंग एकता मंच की एक कमेटी मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात करेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एक महीने के अंदर सकारात्मक फैसला नहीं होता है तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं उन्होंने पुलिस के दर्ज लिए मुकदमे को भी गलत बताया। देखिए, जो आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, वो लगातार ये बतलाने के लिए बुलाई थी कि जो हमारा ये संघर्ष जो चल रहा है, 6 महीने तो हमारा शांतिपूर्ण एकता विहार में धरना प्रदर्शन चला है, 22 दिन हमारे आमरण अनशन के बीते हैं। उसके बावजूद जब सब कुछ शांतिपूर्ण किया गया था, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई सुदूर नहीं ली गई थी और हमारे कई लोग 12 तो हॉस्पिटलाइज हुए थे, 6 लोग हमारे ICU भी पहुँचे थे। उसके बावजूद भी जब सरकार के द्वारा नहीं लिया गया तो हमें आंदोलन को उग्र करने के लिए मजबूरन उस जंगल से एक शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए हम विवश हुए। और कहीं ना कहीं हमें अगर विवश किया गया तो इसमें कौन जिम्मेदार है? हमारे पास और क्या चारा था अपनी आवाज़ को पहुंचाने का आम जनमानस तक का। और इसमें भी फिर आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से चीज़ों को जोड़कर तोड़ मरोड़ कर उसके बाद जो ये सब कुछ कहा गया कि इसमें राजनीतिक रूप था, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे थे, सब प्री प्लान था। तो प्री प्लान 1.5 साल में जो हमारे द्वारा 1.5 साल से हम सड़कों में हैं इस भर्ती को वर्षवार करवाने के लिए 52 से 55 विधायकों का हमारे पास समर्थन है, जिसमें 37 से 38 विधायक तो हमारे सत्ता पक्ष के हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर भैंसवाला गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक का 5वीं क्लास के बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना निरीक्षण करने स्कूल पहुंची। निरीक्षण के दौरान एक सहायक अध्यापिका ने बताया कि जब शिक्षक को मारपीट करने से रोका गया तो शिक्षक ने उनके साथ भी गाली गलौज की। मामले में अब बाल संरक्षण आयोग रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई करेगा। देखिए, बच्चों की आपस में कुछ लड़ाई हुई 2 विद्यालयों की और फिर वो शिकायत करने आए तो अध्यापक जी ने कुछ उसमें फिजिकल एक्शन ले लिया और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे को इतनी जोर से उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि चांटा लगाया, जिसके निशान अभी तक हैं, तो ये तो गलत हुआ और उसकी हमने विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। अभी हमें जानकारी मिली है यहाँ कुछ बच्चे के साथ मिसबिहेव हुआ है और इसमें खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट ली गई है। जैसी रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की। और रुद्रपुर की प्राची मटोला ने 12वीं में CBSE बोर्ड में उत्तराखंड में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्राची मटोला की सफलता पर महापौर विकास शर्मा ने छात्रा को सम्मानित किया है। महापौर विकास शर्मा ने प्राची और उनके माता पिता को बधाई देते हुए प्राची के उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि प्राची ने 12वीं में 98% अंक हासिल किए। और आज बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने आप में एक अच्छा मुकाम है, और जिस प्रकार प्राची ने एक साधारण परिवार से निकलकर पूरे प्रदेश में अपने परिवार का नाम रोशन ही नहीं किया, शहर का भी नाम रोशन किया है। साल भर की वो मेहनत थी वो आज दिख गई कि कैसा रिजल्ट आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साल भर जो मेहनत करी थी ये मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से हुआ है। अगर इन लोग का सपोर्ट नहीं होता तो बिल्कुल नहीं कर पाती ये सब चीजें। टीचर्स और पेरेंट्स थे, उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, मुख्य सचिव से मांगी सर्च कमेटी गठन की रिपोर्ट। 16 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बदलेगी दर्शन की व्यवस्था, लाइन में नहीं खड़े होंगे बुजुर्ग और दिव्यांगजन, बीकेटीसी ने तैयार की एसओपी। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेसियों ने फूका सरकार का पुतला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग। और देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल का बड़ा एक्शन, 96 होमस्टे के पंजीकरण किए निरस्त, नियमों का पालन न होने पर की कार्रवाई।